धनंजय भाई आपके पास एक और चीज के लिए आ रहा हूँ। हमें अभी मैं आपके साथ एक डिबेट में था जहां पे आप शिक्षा की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपसी जो मनभेद था ना, ये कुछ ऐसा था नहीं। एक साल पहले कितने तल्ख रिमार्क दे रहे थे यूपीए के बारे में। नीतीश कुमार को ये सारी क्रेडिट जाती है कि कम से कम उस तल्खी को खत्म किया, लोगों से बातचीत की, कोई घरेलू। आपका ममता बनर्जी का यूपी से क्या लेना देना, या कहीं से कोई क्या लेना देना, लेकिन बोल रहे थे। तो नीतीश कुमार का वो कंट्रीब्यूशन। दूसरा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आपने कहा कि अगर नीतीश कुमार ये नौकरी दे लेते हैं, उससे पहले 1,70,000 या 75,000 नौकरी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री तो डाकिए का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अब जो मैंने आपको उस समय भी कहा था, मैंने जब नौकरी की तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया लेके आया था। शायद प्रोफेसर रविकांत को भी जब इनको नौकरी मिले होगी तो डाकिया लेके आया था। अब मोदी जी डाकिया का काम खुद करना चाहते हैं कि वो करें। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक तो ये प्रश्न जो नीतीश जी का रोल है उस पर थोड़ा, और ये G20 की जो अभी सम्मेलन हो रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति में क्या कराने की जरूरत है भाई? ये तो उत्सव और उल्लास का है आपके लिए। आप दिल्ली के सारे संस्थान को बंद कर दिए, 3-3 दिन की छुट्टी, दुकान बंद, बैंक बंद, सरकार स्कूल बंद, और उन एरियाज में आना जाना बंद। लॉकडाउन करके आपको क्यों करना पड़ रहा है? आपको किसका डर है भाई? ये तो देश के लिए अगर आप कहते हैं बड़ी अच्छी बात है तो सबको उत्साह होना चाहिए। धनंजय जी, दोनों चीजों पे नीतीश जी का रोल और ये जो लॉकडाउन की स्थिति लाने की। जी, सबसे पहले तो मैं बात करूं जो राकेश दीवान सर बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मैं उसमें एक जगह खाली असहमति जगह देता हूँ कि अगर ये रिएक्शनरी भी अगर हम सोच रहे हैं कि बीजेपी को हटाना चाहिए या अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में तो उसको हटाना चाहिए, वो जरूरी है। एक्शन का रिएक्शन बहुत जरूरी है। और एक्शन का रिएक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अहंकार वहीं से आता है। ये जो अहंकार, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल 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 ठीक बात कह रहे हैं आप। और ये जो अहंकार आया हुआ इस सरकार में, एक अकेला सब पर भारी, और आपने भी कहा कि G20 के लिए सारे संस्थान बंद कर दिए गए, ये आया कहां से? ये अहंकार है जो उनको लगता है कि हमको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारा विकल्प नहीं है। और जो राकेश सर ने कहा कमलनाथ की बात, वो शर्मनाक है। मैंने इस पर प्रोग्राम किया और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप आस्था और आडंबर के बीच की दीवार जो है उसको छीण क्यों करना चाहते हैं? अगर आप मजबूत नहीं कर सकते हैं तो कमजोर मत कीजिए। आप आस्था में और ये जो आडंबर है उसको फर्क करिए। बीजेपी, राकेश सर ने सही कहा, और मध्य प्रदेश से कई जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हिंदुत्व वाला ही दुकान पे जाना है तो फिर आपके पास क्यों आएगा? फिर तो बड़ी दुकान वहां है, वहां ज्यादा माल मिलता है वहां पे। तो ये कांग्रेस को एक तो ये तय करना पड़ेगा, कमलनाथ जी को तय करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा कि उनको कमलनाथ चाहिए या उनको राहुल गांधी चाहिए। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी और कमलनाथ में ही वो तय नहीं कर पाई है कांग्रेस कि वो किसके साथ है, राहुल के साथ है या कमलनाथ के साथ है। एक ये। दूसरी बात मैं कहूं, जो आपने नीतीश कुमार वाली बात कही, नीतीश कुमार ने लगातार ये जतलाया है, जब बीजेपी के साथ रहे तब भी और बीजेपी के साथ नहीं रहे तब भी, कि हम जो है सांप्रदायिकता के मुद्दे पे किसी तरीके का समझौता नहीं करने देंगे, हम किसी व्यक्ति को मनमानी नहीं करने देंगे। तो ये एक जो सुशासन का, या कहिए कि जो एक जो शासन का एक जो प्लेटफॉर्म होता है या जो शासन का अपना जो धर्म होता है उसके साथ चलने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि जो वो कर रहे हैं उसमें कई सारी चीजें डिक्टेटरशिप वाली है। जैसे हमने वो शिक्षा वाली ही बात करी है कि के पाठक को जिस तरह से उन्होंने बनाया और मंत्री के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, वो बड़ा अफसोसजनक है। आप फाइनली ये सत्ता जो है हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी जनता के द्वारा है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से ऊपर अगर अफसर हो जाएंगे तो ये बड़ी दुखद बात है और डेमोक्रेसी वहीं खत्म हो जाती है। वो चाहे नीतीश कुमार करे चाहे नरेंद्र मोदी करे। और हम उसमें अगर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। आपके कोई मंत्री, आपने कहा कि डाकिया बन गए हैं नरेंद्र मोदी, क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र ऐसे चलेगा? मतलब एक वो हम दूतियों नास्तिक, आपका साइंटिस्ट इंतजार करता रहता है और आप रोड शो कर रहे हो और श्रेय ले रहे हो, आपने क्या किया भाई? तो ये इनको हटाना इसलिए जरूरी है कि ये जो है अहंकार से इतने भर गए हैं कि इनको लगता है कि इनका विकल्प नहीं है। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि हर किसी का विकल्प है और अहंकार जो है गर्मी लाता है। तो गर्म जब हवा होती है ना तो हवा ऊपर उठ जाती है, फिर दूसरे नीचे खाली हवा आ जाती है, वो हवा यहाँ भी आएगी। और एक बात जो अभी रविकांत जी फिर से साथ ज्वाइन करेंगे, मैं उनकी बात भी करूं कि जो मायावती की बात है, मायावती की, अब मायावती जुड़े नहीं जुड़े मायावती की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब इस बार अस्तित्व का सवाल, आप किधर है? ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये सामान्य इलेक्शन नहीं होने जा रहा है 2024 में।
अभी जो सर बोल रहे थे, राकेश भाई जो बोल रहे थे कि सांप्रदायिकता के सवाल है, संविधान के सवाल है, दो महत्वपूर्ण सवाल। बाकी कौन अच्छा किया कौन बुरा किया उसका आकलन अलग है, जो आप जिसे आपने कहा इंटरनल डेमोक्रेसी की आपने जो बात कही कि बात का विषय है, लेकिन सवाल है कि संविधान, संवैधानिक संस्थान और धर्म के प्रति जो आस्था है वो बचनी है या नहीं बचनी। तो जिस तरह की चीजें चल रही है, और मायावती, अगर समझिए पूरा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो जाता है मायावती को छोड़ करके, और एक आज मैंने प्रोग्राम किया सुबह जो है उस पे कि बनारस में किस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी की बात की जा रही है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर समझ लीजिए पूरा इंडिया का एक उम्मीदवार खड़ा होता है, कोई मान लिया प्रियंका गांधी खड़ी होती और उसके बाद अगर खड़ा कर देती है मायावती भी अपना एक उम्मीदवार खड़ी कर देती, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी किसको वोट देगा, किस तरफ जाएगा? आप कर्नाटक आपके पास उदाहरण है, जब निर्णायक युद्ध होता है तो जो दिनकर जी की पंक्ति है कि वो समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो समय अपराध लिखता है, आप कितने भी बड़े शासक हो जाए, आप धरती को अपनी उंगली को उठा ले तो भी आपका अपराध लिखा जाएगा। तो समय बख्शता नहीं है, और इसलिए मैं बहुत चिंतित इसलिए नहीं होता हूँ ये सब मामलों में कि देखिए अपना रास्ता समय भी निकाल लेता, समय को अपना रास्ता, क्योंकि समय गतिवान है, हम तो आते जाते खत्म हो जाएंगे, आज हम है कल नहीं रहेंगे, लेकिन समय निरंतर है। इसलिए आपको याद होगा महाभारत जो सीरियल आया था उसमें काल को उन्होंने बनाया था, सूत्रधार बनाया था, मैं काल हूं, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया, और वो काल को कोई मात नहीं दे पाया, इसलिए मध्य प्रदेश में महाकाल है, और महाकाल के बारे में कहा जाता कि महाकाल है तो फिर किससे डरना है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है, एक और मैं बात का जिक्र कर दूं भाई साहब, एक बड़ी अच्छी बात है जिसपे मैं कल कार्यक्रम करूंगा, वो ये जो है राजस्थान में भी एक लॉ लेके आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में तो पारित हो गया, जो वर्कर्स होते हैं उनके गिग वर्कर्स उनको बोलते हैं, जो ऐप आधारित जो जॉब करते हैं, वो चाहे डिलीवरी बॉय है या वो कैब चलाते हैं, उन लोगों को लेकर के राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे थे तो उनसे अलवर में गिग वर्कर्स मिले और उन्होंने कहा कि सर हमारी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, किसी भी किस्म की सोशल सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। और इस पे राहुल गांधी ने सुना और वो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया मतलब विधानसभा में वहां पारित हो गया, अब राज्यपाल के पास गया वो सिग्नेचर के लिए। और हम ये भी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे अपना तमिलनाडु में भी ये व्यवस्था है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी का विचार है, उनके पास प्रोग्राम है। तो मैं कह रहा हूँ कि सोशल सिक्योरिटी जो सुरक्षित नहीं है, जो नौकरियों में नहीं है, जो रोजगार करते हैं, स्वरोजगार करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं या अखबारों में भी काम करने वाले, अखबारों में काम करने वाले को क्या पेंशन मिलती है, क्या सोशल सिक्योरिटी है उनकी? तो इस देश में सोशल सिक्योरिटी पे बात होनी चाहिए। नेहरू जी ने बात की थी, जो कर्मचारी हैं सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं या कहीं दफ्तर में काम कर रहे हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे बने, वो आम आदमी के सोशल सिक्योरिटी की भी बात करनी चाहिए। वो जो लाभार्थी बना दिया आपने, भीख देकर के किसी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, किसी को 6,000 हर साल दे रहे हैं और बदले में 12,000 18,000 रुपया वापस वसूल ले रहे हैं, 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 6 महीने जो है उसको देना पड़ता है 6,000 रुपए। अगर बनारस में पढ़ाए या पटना में पढ़ाए या कहाँ, उसकी चिंता नहीं है, आप जो है 6,000 फीस कर दीजिए। तो ये दोगली किस्म के जो नीति सरकारें अपनाती है, इससे लड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है एक और बात कहूँ, ये जो होता है, राजनीतिज्ञों को हमने बहुत बदनाम किया और हम पत्रकारों की बड़ी भूमिका है पॉलिटिशियंस को बदनाम करने। अरे भाई अगर राजनीति में है तो वो सत्ता की बात क्यों न करे? इसलिए सत्ता की बात करनी पड़ेगी कि सत्ता में ही ताकत है। क्या राहुल गांधी जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अपने कोई लागू कर सकते हैं कोई नीति? अगर वो चाहे कि सिलेंडर 400 रुपए पर सिलेंडर मिले तो राहुल गांधी ये कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी अगर चाहे तो अभी 400 रुपए सिलेंडर हो सकता है। सत्ता में इतनी ताकत है, तो सत्ता में अगर आप नहीं आएंगे तो करेंगे कैसे? अब सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं वो फिर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो उसका हल यही है कि हमको बदलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जी मैं एक चीज बस धनंजय जी आपसे पूछ लूं, मैं भी काफी घूमता हूं, मैं अभी 3-4 दिन पहले गोरखपुर था, प्रकाला प्रभाकर जी आए थे जिनका ज्यादा परिचय ये लोग करने लगते हैं भाई निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड है। मैं एक ग्राउंड रियलिटी चेंज देख रहा हूं, मैं खुद व्यक्त कर रहा हूं। जनता अब चेंज हो रही है, नेता तो उसके पीछे पीछे चल रहा है। नेता इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जनता, मैं गोरखपुर की बात बताऊं, मंच पे खड़े होके उन्होंने जो मोदी जी की नीतियों को जिस ढंग से वो किया, योगी जी के बारे में बोला,
2 साल पहले वहां कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आज लोग ताली बजा रहे थे, किसी ने चू नहीं की, कोई मुर्दाबाद वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जनता जागरूक हो, जनता आगे चलेगी, नेता तो उसके पीछे पीछे चलेगा। इस बार जनता जग रही है। धनंजय जी। आनंद भाई, परकाला प्रभाकर की किताब आई है और बहुत ज्यादा चर्चित किताब है वो, क्रिकेट बैम्बू जी, जी, उसी का, हाँ वही चर्चा थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का कोई भाषा बोल सकता है। वो बोले और लोगों ने सुना। नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस तो बढ़ी है, और सूचना क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो जनता को हुआ। नेताओं ने पहले फायदा उठा लिया, लेकिन जनता को सूचना क्रांति का फायदा मिल रहा है। कि अभी आप जो है चंद्रशेखर क्या बोले थे संसद में, कब गांधी क्या बोले थे, कहाँ नेहरू कहाँ बोले थे, वो सारी चीजें भी आ रही है। हालांकि ये कांग्रेस ने भी शुरू किया। मैं तो 1 साल पहले बोला था कांग्रेस को कि कांग्रेस के IT सेल को उसका जवाब देने की जरूरत इस तरह है कि आप फैक्ट सामने लाइए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप भी चलाइए वो फैक्ट, कि आप उसमें जनता खुद तय कर दे। और ये कांग्रेस वालों ने ये तैयारी की है, वो किया है। उसके अलावा हम आप जो डिबेट करते हैं, जो चीजें करते हैं, उसमें भी ढेर सारे दर्शक आते हैं, वहां से अवेयरनेस होती है। और जब तक, जिसे एक कहते हैं कि पार्टी के नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं, तो जब तक आप जो सही करना चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो धर्म की आस्था की बात करते हैं, उन तमाम लोगों को जरूरत है कि आप अपने जैसे लोगों को फीड कीजिए कि देखो अगर ये बोलता है तो तुमको ये करना है। जिससे अभी आपने कहा कि सागर में उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे संत रविदास के नाम पे, तो ये इस तरह की बातें फीड की जाने की जरूरत है कि फाइनली आपको जाना कहाँ। और ये मुझे लगता है कि सोशल क्रांति जो है, ये जो सूचना क्रांति है, इसका बेनिफिट है। और जनता अभी तो कम जवाब मांग रही है, जनता का जवाब अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जनता, अब ये बात तो देखिए, ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है ना, कि भाई पढ़ाई जरूरी हमारे लिए है, हमारे लिए जॉब जरूरी है, हमारे लिए जो ये मोदी जी या कोई अगर कह रहे हैं कि ये जो हम 5 किलो अनाज, जिससे 5 किलो अनाज तो मुझे इतना चिढ़ाता है कि पूछिए मत। अरे एक भजन है, भजन के भी अगर लाइन सुने कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जनता का है। ये जो आप इतने 1000 करोड़ के जहाज पे घूम रहे हैं, वहां पे लिखा जाना चाहिए था कि भारतीय जनता द्वारा प्रदत्त। आप जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसके झोले पे लिख रहे हैं मोदी जी द्वारा प्रदत्त। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। लोकतंत्र का सम्मान उस दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री के जहाज पर लिखा जाएगा ये भारतीय जनता द्वारा प्रदत्त है। ये अडानी अंबानी या फलाना उद्योगपति का जहाज नहीं है, ये इंडियन जनता ने दिया है अपने नेता को। वो लोकतंत्र आएगा। और मुझे लगता है आज नहीं, कल नहीं, 15 वर्षों बाद देखिएगा ये सच होगा, जनता जबरन लिखवाएगी। और ये एक और बात मैं कहूँ, ये जो चुनावी बजट जो बढ़ता जा रहा है, एजेंडा, रैलियां, इतने हजारों करोड़ की रैली कर रहे हैं, आप जनता को आप यहां से भी एड्रेस कर सकते हैं। सबके पास मोबाइल, आप ही करें, डिजिटल इंडिया हो गया, सबको पता है, सबको ये है, तो आप हजारों करोड़ रुपए की जो रैलियां करते हैं और जो पैसा खर्च करते हैं, और एक सांसद के लड़ने का बजट 100 करोड़ रुपया है, वो 100 करोड़ रुपया लड़ने का बजट क्यों है? चुनाव प्रोसेस, आप संविधान, आपने जो चुनाव आयोग ने जो दिया उसमें बोल रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करेगा। तो पूरा का पूरा झूठ जो है वो सामने से दिखता है, और उस झूठ को लेकर के आप आदर्शवादी बातें करेंगे, या हम कल्पना करें ये 100 करोड़ खर्च करके सांसद बनने वाला व्यक्ति अगर बड़ी जनता की बात सोचेगा, तो मुझे लगता है कि हम बड़े धोखे में खुद को रख रहे हैं, हम अंधेरे में हम खुद जी रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है, और आज नहीं कल मुझे लगता है कि जनता ये कहेगी कि हम उसको वोट नहीं देंगे जो 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो हवाई जहाज पे आ रहा है, जो हेलीकॉप्टर पे आ रहा है। माणिक सरकार जो त्रिपुरा में थे, जो मुख्यमंत्री जो बने थे, वैसे नेताओं की तलाश शुरू हो चुकी है मुझे लगता है। और बिहार में वामपंथी पार्टियों का जो एक बार फिर से उनका जो रोल उभरा है, देखिएगा कुछ वहां से, मुझे वहां से चिंगारी दिखाई पड़ रही है आनंद वर्धन से भाई साहब, कि मुझे वहां से दिख रहा है कि देश, वहां जो गांधी कह रहे थे आखिरी व्यक्ति की बात कर रहे थे, आखिरी व्यक्ति वहां है, और कुछ बदलाव आ जाएगा। जी।